साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उम्मीद और हकीकत के बीच की दूरी बस कुछ घंटों की रह गई है। 15 फरवरी का दिन करीब है और देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं। क्या इस बार सच में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू होने जा रहा है, या फिर यह इंतजार एक बार फिर लंबा हो जाएगा? बजट सत्र शुरू होने वाला है। संसद के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। पेंशनर संगठनों की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और डीए से लिंक अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ठोस प्रस्ताव के रूप में सामने रखी जा चुकी है। ईपीएस 95 योजना, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करता है, के तहत आज भी लाखों बुजुर्गों को 1,000 रुपए या उससे थोड़ा अधिक पेंशन मिलती है। सवाल उठता है कि क्या आज के महंगाई के दौर में ये रकम सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त है? गैस सिलेंडर, दवाइयां, किराना, बिजली, हर खर्च बढ़ चुका है। ऐसे में पेंशनर्स का कहना है कि ये लड़ाई सुविधा की नहीं, बल्कि सम्मान की है। पिछले कई वर्षों से देश भर में अलग अलग राज्यों से पेंशनर्स दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाते रहे हैं। जंतर मंतर पर धरने, ज्ञापन, प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकातें। यह संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ, ये वर्षों की तपस्या का परिणाम है। पेंशनर्स नेताओं का दावा है कि अब सरकार के सामने सारे आंकड़े रख दिए गए हैं। कितने पेंशनर्स 2,000 रुपए से कम पर गुजारा कर रहे हैं, कितनों की उम्र 70 से ऊपर है और कितने ऐसे हैं जिनकी आय का यही एकमात्र स्रोत है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय स्तर पर एक आंतरिक आकलन किया गया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की व्यवहार्यता पर विचार हुआ है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं ये संकेत जरूर देती हैं कि विषय को गंभीरता से लिया गया है। यह भी चर्चा है कि अगर सीधे 7,500 रुपए लागू करना तत्काल संभव न हो, तो सरकार चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी का रास्ता अपना सकती है। लेकिन पेंशनर संगठनों का रुख साफ है। इस बार आधा अधूरा समाधान स्वीकार नहीं होगा। उनका कहना है कि अगर नेताओं और कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर संशोधन हो सकता है, तो पेंशनर्स को महंगाई भत्ते से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? 15 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब लाखों निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। अगर बजट भाषण में ईपीएस 95 का उल्लेख होता है, तो वो पल ऐतिहासिक माना जाएगा। पर अगर जिक्र नहीं हुआ, तो असंतोष की लहर तेज हो सकती है। कुछ संगठनों ने पहले ही संकेत दिया है कि वे आगे की रणनीति तैयार रखे हुए हैं। हाल ही में यह खबर भी सामने आई कि सरकार ने उन पेंशनर्स का विस्तृत डेटा मंगवाया है जिनकी पेंशन बहुत कम है। इससे अटकलें तेज हुई हैं कि बजट में कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक किसी भी वायरल पत्र या सोशल मीडिया पोस्ट पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। कई पेंशनर्स ये भी पूछ रहे हैं कि अगर घोषणा हो जाती है, तो पैसा कब से मिलना शुरू होगा? जानकारों का कहना है कि किसी भी वित्तीय निर्णय को लागू करने में प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिसूचना का समय लगता है। लेकिन अगर सरकार चाहे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जल्दी राहत देने का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। यह पूरा मुद्दा सिर्फ आर्थिक गणित का नहीं है, यह सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जिन लोगों ने अपनी पूरी उम्र देश की फैक्ट्रियों, संस्थानों और कार्यालयों में काम करते हुए बिताई, क्या बुढ़ापे में उन्हें न्यूनतम सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? यही सवाल पेंशनर्स बार बार उठा रहे हैं। सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। बजट संतुलन, राजकोषीय घाटा, अन्य कल्याणकारी योजनाएं, इन सब के बीच इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेना आसान नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। अब सारी नजरें 15 फरवरी पर हैं। क्या इस बार बजट में ईपीएस 95 पेंशन को नई दिशा मिलेगी? क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए की घोषणा होगी, या फिर संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होगा? अभी के लिए सबसे जरूरी बात है संयम और आधिकारिक सूचना का इंतजार। जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार पेंशनर्स की आवाज अगर यह निर्णय डीए से लिंक होकर आता है,
तो इसका अर्थ होगा कि भविष्य में महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन भी स्वतः बढ़ेगी। यही वो मांग है जिसे पेंशनर्स लंबे समय से उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब वेतनभोगी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है तो पेंशनर्स को इससे वंचित क्यों रखा जाए। यदि ये मांग मान ली जाती है तो ये ईपीएस 95 इतिहास का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। दूसरा परिदृश्य, सरकार आंशिक राहत दे। उदाहरण के लिए न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या किसी मध्य स्तर तक बढ़ा दिया जाए और डीए पर बाद में विचार करने की बात कही जाए। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को राहत का अनुभव होगा, लेकिन संगठनों के भीतर असंतोष भी रह सकता है, क्योंकि लंबे संघर्ष का लक्ष्य स्पष्ट रूप से 7,500 रुपए प्लस डीए रहा है। इस स्थिति में आंदोलन की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि पेंशनर्स नेतृत्व इसे कैसे प्रस्तुत करता है। क्या इसे पहला कदम मानकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी या इसे अधूरा समाधान कहकर और दबाव बनाया जाएगा। तीसरा परिदृश्य, अगर बजट में ईपीएस 95 का उल्लेख ही नहीं होता या कोई ठोस घोषणा नहीं की जाती, तब निश्चित रूप से संगठनों के भीतर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। पहले से ही कई मंचों पर चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर इस बार भी अनदेखी हुई तो देशव्यापी आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी बड़े आंदोलन के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी वाले आंदोलन का स्वरूप सामान्य आंदोलनों से अलग होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के पत्र, लेटरहेड और कथित लीक रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं। कुछ में दावा किया जा रहा है कि फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, कुछ में विशेष पेंशन फंड की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित न हो, तब तक किसी भी दस्तावेज को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह समय भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करने का है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय बोझ का। यदि लगभग 60 से 70 लाख पेंशनर्स को न्यूनतम 7,500 रुपए दिया जाता है, तो सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। सरकार को इसके लिए या तो अतिरिक्त बजट आवंटन करना होगा या किसी अन्य मद में समायोजन करना होगा। इसलिए अंतिम निर्णय केवल भावना से नहीं, बल्कि आर्थिक गणना से भी प्रभावित होगा। हालांकि समर्थकों का कहना है कि यह खर्च नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा में निवेश है। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि सरकार एक समर्पित सीनियर सिटीजन पेंशन स्टेबलाइजेशन फंड बना सकती है, जिसमें केंद्र का योगदान, ब्याज आय और अन्य स्रोतों को मिलाकर दीर्घकालिक समाधान तैयार किया जाए। यदि ऐसा होता है तो पेंशन व्यवस्था अधिक स्थायी और पूर्वानुमेय बन सकती है। अब बात करते हैं पेंशनर्स की मनस्थिति की। वर्षों के इंतजार ने उम्मीद और अविश्वास दोनों भाव पैदा किए हैं। कई बुजुर्ग साथी इस संघर्ष के दौरान दुनिया छोड़ चुके हैं। उनके परिवारों की अपेक्षा है कि कम से कम अब तो व्यवस्था बदले। यह भावनात्मक आयाम किसी भी सरकार के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होता, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अंतिम निर्णय आने तक धैर्य जरूरी है। अफवाहों से बचना, आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, यही रणनीति सबसे प्रभावी मानी जाती है। लोकतंत्र में दबाव का भी महत्व है, लेकिन वह व्यवस्थित और कानूनी ढंग से हो तो ज्यादा असरदार होता है। 15 फरवरी की सुबह जब बजट भाषण शुरू होगा, तब हर शब्द पर ध्यान होगा। अगर ईपीएस 95 का जिक्र आता है तो वह क्षण लाखों घरों में उम्मीद की रोशनी जगा सकता है। अगर नहीं आता तो आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में हमें 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहली, बजट भाषण की आधिकारिक घोषणा। दूसरी, श्रम मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से जारी अधिसूचना। और तीसरी, पेंशनर संगठनों की अगली रणनीति। ये संघर्ष चाहे जिस दिशा में जाए, एक बात स्पष्ट है, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा केवल एक योजना का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। आने वाला समय तय करेगा कि यह जिम्मेदारी किस रूप में निभाई जाती है। फिलहाल संयम रखें, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और तथ्य आधारित जानकारी को ही आगे बढ़ाएं। 15 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक निर्णायक क्षण बन सकती है, या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत।